हेलो गाइस, आज से हम स्टार्ट करेंगे इम्यूनोलॉजी। इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इम्यूनोलॉजी एंड स्कोप ऑफ इम्यूनोलॉजी। वैसे तो इन दो टॉपिक्स में उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं एग्ज़ाम में, लेकिन फिर भी हम इम्यूनोलॉजी बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इसका एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनेगा इम्यूनोलॉजी के नाम से, और उसी में सभी वीडियोस रिलेटेड टू इम्यूनोलॉजी ऐड होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में हम पहले देखेंगे डेफिनेशन क्या है इम्यूनोलॉजी की। इम्यूनोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, मतलब जिसमें हम इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। कैसे हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो रेस्पॉन्ड करता है टू एक्सटर्नल जो भी फॉरेन पार्टिकल्स और पैथोजेनस होते हैं, उनके साथ वो कैसे रेस्पॉन्ड करता है। अब है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इम्यूनोलॉजी। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इम्यूनोलॉजी में बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है, बट हम मेन देखें कि इसमें पहला है थूसिडाइडस। थूसिडाइडस ये कब आया? 430 BC में। इसने क्या किया? इसने डिस्क्राइब की एक डिजीज़ जिसका नाम था प्लेक्यू इन एथेंस में। एथेंस क्या थे? ये एक कैपिटल थी ग्रीस की, जिनमें इसने प्लेक्यू डिस्क्राइब किया था। दूसरा पॉइंट है हु रिकवर्ड फ्रॉम प्लेक्यू बिकॉज दे वुड नॉट कॉन्ट्रैक्ट ए डिजीज़ सेकेंड टाइम। मतलब इनको ऑलरेडी प्लेक्यू हुआ था और ये इनका सेकंड टाइम था और ये रिकवर हुए। रिकवर क्यों हुए? बिकॉज इनको जब फर्स्ट टाइम प्लेक्यू हुआ था तो इनकी बॉडी में इम्यूनिटी क्रिएट हुई थी अगेंस्ट दिस डिजीज़, और इनकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ रिलीज़ हुई थी उस टाइम। एज ए रिज़ल्ट जब उनको सेकेंड टाइम प्लेक्यू हुआ तो ये रिकवर हुए। तो यहाँ पे हमें थोड़ा आइडिया मिला इम्यूनोलॉजी का। दूसरा है इन 15th सेंचुरी चाइनीज़ एंड तुर्क्स। 15th सेंचुरी में क्या हुआ? जो चाइनीज़ थे और जो तुर्क्स, इन्होंने क्या किया? इन्होंने ड्राइड क्रस्ट्स लिए फ्रॉम स्मॉल पॉक्स पास्ट्यूल से, और वो इनहेल किए थ्रू नॉस्ट्रल्स ऑफ नोज़, और फिर बॉडी में कुछ स्मॉल कट्स भी लगाए और उसमें भी ये ड्राइड क्रस्ट्स ऑफ फ्रॉम स्मॉल पॉक्स उसमें डाले, मतलब जिसको हम इम्यूनोलॉजी में वायरोलेशन कहते हैं। तो ये इन्होंने क्यों किया इनहेल और वायरोलेशन इन्होंने क्यों किया? बिकॉज ये प्रिवेंट करना चाहते थे लोगों को फ्रॉम डेडली स्मॉल पॉक्स से। बिकॉज जब इनकी बॉडी में ये ड्राइड क्रस्ट्स फ्रॉम स्मॉल पॉक्स और वायरोलेशन के थ्रू जब ये एंटर हो गए स्मॉल पॉक्स पास्ट्यूल्स, तो इनकी बॉडी में इम्यूनिटी क्रिएट हो जाएगी अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, मतलब इनकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ रिलीज़ होगी अगेंस्ट दिस स्मॉल पॉक्स और ये प्रिवेंट हो जाएगी इस स्मॉल पॉक्स से। तो यहाँ पे भी हमें थोड़ा आइडिया मिला इम्यूनोलॉजी का। अब है तीसरा, 1718 में कौन आया? एक लेडी थी जिसका नाम था लेडी मैरी वॉटली मोंटेगो। इसने क्या किया? इसने वायरोलेशन किया अपने ही बच्चे पे, इसने वायरोलेशन किया। बाद में चौथा कौन आया? एडवर्ड जिनर। एडवर्ड जिनर ने इम्प्रूव किया वायरोलेशन, मतलब इसने वायरोलेशन पे और भी काम किया आफ्टर लेडी मैरी वॉटली मोंटेगो। दूसरा पॉइंट है ऑब्जर्वेशन ऑन मिल्क मेड डेवलप्ड काउपॉक्स डिजीज़ इम्यून टू स्मॉल पॉक्स। इसने देखा कि जो एक मिल्क मेड थी, मतलब जो काऊ से दूध निकालती है, उसको क्या हुआ था? उसको काउपॉक्स डिजीज़ हुई थी और वो इम्यून थी टू स्मॉल पॉक्स, मतलब उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा था। बिकॉज उस मिल्क मेड में काउपॉक्स डिजीज़ से इम्यूनिटी क्रिएट हुई थी अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। इसने देखा कि जो भी ये फ्लूइड होता है फ्रॉम काउपॉक्स पास्ट्यूल से, अगर हम फ्लूइड लेंगे तो वो हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम स्मॉल पॉक्स से। बाद में इसने क्या किया? इनोकुलेटेड ए बॉय विथ काउपॉक्स फ्लूइड एंड देन इन्फेक्टेड the child with smallpox did not develop
स्मॉल पॉक्स। इसने बाद में इनोकुलेट करवाया एक बॉय को, मतलब काउपॉक्स फ्लूइड उसमें डाला, वायरुलेशन करवाया और देन फिर इन्फेक्ट किया इस चाइल्ड को किससे, विथ स्मॉल पॉक्स। इसने देखा कि इसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। तो जो ये टेक्निक था जो ये टेक्निक है जो प्रोटेक्ट करता था अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, ये स्प्रेड हुआ क्विकली यूरोप में। बाद में एडवर्ड जेनर को माना गया फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, इसलिए इसको कहा जाता है। अब है फिफ्थ लुइस पास्चर। लुइस पास्चर ने क्या किया, इसने काम किया चिकन कॉर्रा पे। इसने क्या किया, ही आइसोलेटेड द बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर चिकन कॉर्रा एंड गिव इट एज ए प्योर कल्चर। मतलब इसने आइसोलेट किया एक बैक्टीरिया जो रिस्पॉन्सिबल था किसके लिए, फॉर चिकन कॉर्रा, और इसने ग्रो किया एक प्योर कल्चर, इस बैक्टीरिया का एक प्योर कल्चर इसने बनाया। अब है थर्ड पॉइंट, inoculated healthy chickens with his pure culture, his chickens remained healthy। मतलब इसने इनोकुलेट करवाया एक हेल्दी चिकन इसने लिया और इसको इनोकुलेट करवाया इस प्योर कल्चर से। इसने देखा कि जो ये चिकन है ये हेल्दी रहा। ये हम आगे देखेंगे हेल्दी क्यों रहा ये चिकन। बाद में इसने यही एक्सपेरिमेंट रिपीट किया। इसने दो ग्रुप ऑफ चिकन्स लिए, एक चिकन वो चिकन जो इसने प्रीवियसली इनोकुलेट करवाया था और एक वो चिकन जो इसने प्रीवियसली नहीं इनोकुलेट करवाया था। इसने देखा कि जो ये चिकन जो प्रीवियसली इनोकुलेट इसने करवाया था बाय प्योर कल्चर, जब इसने एक इसमें इंजेक्ट किया फ्रेश कल्चर, तो जो ये चिकन इसने प्रीवियसली इनोकुलेट किया था वो हेल्दी रहा, वो मतलब सरवाइव कर पाया, बिकॉज उसमें प्रीवियसली इम्यूनिटी क्रिएट हुई थी बिकॉज ऑफ इनोकुलेशन। और जो ये चिकन जो इसने प्रीवियसली नहीं इनोकुलेट करवाया था, जब इसने इंजेक्ट किया इसमें फ्रेश कल्चर, तो ये मर गया, मतलब ये डेड हुआ। तो यहाँ पे भी हमें थोड़ा आइडिया मिला किसका, इम्यूनोलॉजी का, इम्यूनिटी का। तो यहाँ पे मैंने ये फिगर बनाई है, चिकन प्रीवियसली इनोकुलेटेड, मतलब ये हेल्दी रहा, और चिकन जो प्रीवियसली हमने इसने इनोकुलेट नहीं किया था, तो वो चिकन जो है वो मर गई। तो यहाँ पे हमें समझ आया कि जो इसने इनोकुलेशन इसमें किया था चिकन में, तो दूसरी बार जब इसने इसमें इंजेक्ट किया फ्रेश कल्चर, तो उसमें इम्यूनिटी क्रिएट हुई थी प्रीवियसली। एज अ रिज़ल्ट जो ये चिकन है वो सरवाइव कर पाया, मतलब वो हेल्दी रहा। तो और भी इसमें थोड़ा सा है, वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे।